हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इस अध्याय का जो है क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन क्या कहता है? वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के दोलन काल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। दोलन काल यानी कि आवर्तकाल भी उसको कहते हैं, और कक्षा 11 में हम दोलन काल को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। आज हम ये देखते हैं कि अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में कोई दंड चुंबक NS जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक दृढ़ आधार से लटका दिया जाए तो वो कैसे दोलन करना शुरू कर देता है ना। और जो दोलन करता है तो उसका दोलन काल क्या होगा, उसके लिए व्यंजक कितना होगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के दोलन काल के लिए व्यंजक निगमित कीजिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक दंड चुंबक NS लिया। माना NS एक दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण है ना, जिसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, और इसका मान M बराबर क्या होता है, स्मॉल m गुणे 2L होता है। कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। तो इस दंड चुंबक का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो कैपिटल M है। NS एक दंड चुंबक है और जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है, कैपिटल M है। यह चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से, यह है क्षेत्र की दिशा, और क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यानी कि जो चुंबक की जो चुंबकीय अक्ष है वो क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए बनाती है। यहाँ पे अगर ऐसी स्थिति है तो हम पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे कि दंड चुंबक पर जो कार्य करने वाला बल आघूर्ण है उसका मान कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा। टाउ इक्वल टू mb साइन थीटा का व्यंजक हम निगमित कर चुके हैं। अपने क्वेश्चन का आंसर यहीं से लिखना शुरू करेंगे कि माना NS एक दंड चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है। यह चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तब इस स्थिति में या तब इस दंड चुंबक पर कार्य करने वाला बलाघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा है। ये पहला समीकरण है और ये हम इसका व्यंजक पहले ही निगमित कर चुके हैं। यहाँ पे अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाएगा तो जो बल आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा है वो इसको माध्य स्थिति में ले आता है। किंतु चुंबक में गति होने के कारण यह माध्य स्थिति में नहीं रुकता, अपितु विपरीत दिशा में चला जाता है। पहले की भांति उस पर पुनः बल आघूर्ण कार्य करने लगता है जो उसे पुनः माध्य स्थिति की ओर लाता है। तो अंततः हमको और कुछ नहीं जानना है, हमको ये जानना है कि इस बल आघूर्ण के प्रभाव में चुंबक जो है माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगता है। टाउ बराबर mb साइन थीटा जो बल आघूर्ण इस पर लग रहा है, इस बल आघूर्ण के प्रभाव में जो दंड चुंबक है वो माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगता है। जैसे एक पेंडुलम है ना, पेंडुलम की गति होती है सरल आवर्त गति, वैसे ही जो है दंड चुंबक जो है ऊपर नीचे जो है गति करने लगता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर ये कंडीशन है तो जो दंड चुंबक NS है वो माध्य स्थिति की दोनों ओर सरल आवर्त गति करने लगता है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। अब अगर मान लीजिए कोई वस्तु या कोई पिंड सरल आवर्त गति करता है तो उसमें कोणीय त्वरण होता है। माना किसी क्षण दोलन करते चुंबक का माध्य स्थिति से विक्षेप थीटा तथा इस स्थिति में उसका कोणीय त्वरण अल्फा है। यदि दोलन यहाँ पे इसके बाद यहाँ से लिखेंगे, यदि दोलन अक्ष के परितः चुंबक का जड़त्वाघूर्ण कैपिटल I हो तो विक्षेपक बलाघूर्ण है ना, कुंडली के केस में हमने विक्षेपक बलाघूर्ण भी देखा है। तो टाउ बराबर क्या हो गया, I अल्फा। ये कहलाता है प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण। प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर mb साइन थीटा है और विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर I अल्फा है, जहाँ I क्या है, चुंबक का जड़त्व आघूर्ण है, और अल्फा क्या है, उसका कोणीय त्वरण है।
अब समीकरण 1 में भी टाउ का मान है और समीकरण 2 में भी टाउ का मान है, तो समीकरण 1 व 2 की तुलना कर देते हैं। तो क्या मिलता है, आई अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब यहाँ पर ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है, ऋण चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण विक्षेपक बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में होता है। ये प्रत्यानयन बल आघूर्ण है और एक विक्षेपक बल आघूर्ण है। इन दोनों की दिशाएं कैसी होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। दोनों समीकरणों की तुलना हमने करके ये प्राप्त किया। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि यदि थीटा का मान अत्यंत कम हो तो साइन थीटा लगभग किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। तो यहाँ पे हमने रख दिया थीटा, तो आई अल्फा बराबर माइनस एम बी थीटा हो गया। अभी हम करने क्या जा रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा का मान निकालेंगे और लास्ट में भी दिखाएंगे कि जो कोणीय त्वरण है वो विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो चलिए अब इसके आगे का काम करते हैं। आई अल्फा बराबर माइनस एम बी थीटा के बाद धीरे धीरे हम अल्फा का मान कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर चलिए, या अल्फा इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई और इंटू थीटा के, या अल्फा इक्वल टू किसके हो गया। अब यहाँ पर जो एम बी अपॉन आई है वो कांस्टेंट है ना, ये क्या है, एक नियतांक है। तो चाहे तो हम इसको के से दर्शा देते हैं, तो के और इंटू थीटा के। अल्फा इक्वल टू यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा रहने देते हैं, माइनस के इंटू थीटा के। और एक मिनट, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं पहले। ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो गया, 2 तक पहुँचे थे और ये 3 हो गया। या इसको आगे बढ़ाते हैं, या अल्फ़ा इक्वल टू माइनस के इंटू थीटा के, और जहाँ के इक्वल टू किसके है, एम बी अपॉन आई के, और ये क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट राशि, ये नियतांक के बराबर हो गया। इसलिए जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो रिजल्ट क्या मिल रहा है, अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है वो अनुक्रमानुपाती हो गया, अनुक्रमानुपाती माइनस थीटा के। तो एक रिजल्ट तो यहाँ पे ये मिल रहा है, हमको क्या निकालना था, अल्फ़ा अनुक्रमानुपाती माइनस थीटा के। और ये क्या बता रहा है कि इस प्रकार जो दंड चुंबक है या चुंबकीय द्विध्रुव है, उसको दो तरह से हम नाम ले रहे हैं, या इसको दंड चुंबक कहते हैं, इसको चुंबकीय द्विध्रुव भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार चुंबकीय द्विध्रुव का जो कोणीय त्वरण है उसके कोणीय विस्थापन की अनुक्रमानुपाती होता है। कोणीय त्वरण अल्फा कोणीय विस्थापन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा उसकी दिशा जो है माध्य स्थिति की ओर होती है। अतः आयाम कम होने पर द्विध्रुव की गति सरल आवर्त गति होती है। तो और कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे, इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे जो है कि अतः जो है दंड चुंबक की गति, दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव की गति सरल आवर्त गति होती है, सरल आवर्त गति होती है। क्यों? क्योंकि कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं कि सरल आवर्त गति का जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, अल्फा अनुक्रमानुपाती माइनस थीटा, अर्थात कोणीय त्वरण कोणीय विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया है ना। अब चलते हैं हम फिर से, देखते हैं कि इसके आगे क्या है। फिर से लिखेंगे, सरल आवर्त गति में, सरल आवर्त गति में जो कोणीय त्वरण अल्फा होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर
थीटा के बराबर होता है। कक्षा 11 में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसको हम चौथा इक्वेशन दे देंगे, ठीक है ना। चौथा समीकरण हो गया। और अतः समीकरण 3 व 4 से, अतः समीकरण 3 व 4 से दोनों की तुलना कर देते हैं। तो जब दोनों की तुलना करते हैं, ऋण चिन्ह को हटा देते हैं यहाँ पे, वो हो जाएगा, इसका मान यहाँ पे रख दीजिए ओमेगा स्क्वायर अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई इंटू थीटा के, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा या ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई के। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू किसके हो गया, इसके। अब हम पहले से ही जानते हैं कि ओमेगा का जो मान होता है वो 2 पाई अपॉन टी की होता है। तो पहले सबसे पहले हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एम बी अपॉन आई के, ठीक। किंतु, या डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, किंतु जो ओमेगा इक्वल टू होता है, ओमेगा बराबर किसके होता है, 2 पाई अपॉन टी के, यहाँ पे रख देते हैं, या 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई के। अपने को टी कैलकुलेट करना है, तो सीधे सीधे जो टी आ जाएगा, टी इक्वल टू हो गया, टी ऊपर चला गया, 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी के। तो ये हो गया दंड चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के दोलन काल के लिए व्यंजक। तो हमने क्या कैलकुलेट किया, चुंबकीय द्विध्रुव के दोलन काल के लिए व्यंजक कैलकुलेट किया। और हम चाहे तो ये भी जानते हैं कि टी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस न्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन टी के, है ना। ये आवृत्ति है और ये आवर्तकाल है। आवृत्ति और आवर्तकाल में ये संबंध होता है। तो इसलिए जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी न्यू बराबर, वो हो जाएगी 1 अपॉन 2 पाई और अंडर रूट एम बी अपॉन आई के। तो ये दो व्यंजक हमको दंड चुंबक के केस में कैलकुलेट करने हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए कि हमने क्या कैलकुलेट किया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक के या चुंबकीय द्विध्रुव के, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, चुंबकीय द्विध्रुव के दोलन काल के लिए व्यंजक निर्मित कीजिए। तो ये दोलन काल या आवर्त काल हो गया और ये आवृत्ति हो गई। ये आवर्त काल का व्यंजक मिल गया, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, और ये आवृत्ति हो गई, वो हो गई 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई के। तो ये आवर्तकाल और आवृत्ति का अभीष्ट व्यंजक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लिखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।